नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था भाषा का अध्ययन। हिंदी हम व्याकरण पढ़ रहे थे और उसमें हमने भाषा का अध्ययन किया था। भाषा के प्रकार पढ़े थे और भाषा की विशेषताएं और भाषा क्या होती है हमने ये समझा था पिछले क्लासों में। तो आज हम लोग व्याकरण पे जाएंगे कि किसी भाषा का एक मानक रूप होता है उसका व्याकरण और उसकी लिपि होती है। ठीक, तो हम लोगों ने पिछले क्लासों में इसके बारे में हमने काफ़ी अध्ययन किया है और आज जो है हम व्याकरण पे यानी हिंदी, अब हम जा रहे हैं हिंदी पे। हमने भाषा का अध्ययन किया, कोई भी भाषा हो सकती है वो। ठीक है, आज हम लोग जो है हिंदी भाषा यानी हिंदी भाषा का व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। और व्याकरण जो शब्द है, वो व्याकरण शब्द जो बनता है वो बनता है वि धन आ धन करण। ठीक है, और व्याकरण शब्द में मूल शब्द है करण और इसका वि उपसर्ग है और आ उपसर्ग है, यानी इसमें दो उपसर्ग हैं। ठीक, व्याकरण जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध लेखन। व्याकरण का शुद्ध लेखन, व्याकरण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है शुद्ध लेखन। किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन होता है, या आप इसे कह सकते हैं भली भांति, किसी भी भाषा को भली भांति समझना, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। किसी भी भाषा का शाब्दिक अर्थ यानी व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध लेखन या उसे भली भांति समझना। तो किसी भी भाषा और व्याकरण के जो अंग होते हैं वो होते हैं तीन। हमारे हिंदी भाषा के जो अंग हैं या व्याकरण के जो अंग हैं वो हैं तीन। तो सबसे पहला होता है वर्ण, और दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। ये जो है भाषा के तीन अंग माने जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ से वर्ण पे जाने से पहले, वर्ण और शब्द और वाक्य को पढ़ने से पहले यहाँ पर हमसे कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मान लिए तो पहला प्रश्न बनता है यहाँ से कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमसे पूछता है पहला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे। यदि हमसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, देखिए हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं भाषा का मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप, तीन हम लोग भाषा के पढ़ चुके हैं। अब भाषा के प्रकार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो है मौखिक इकाई कह रहा है, यानी भाषा का जो हमारे भाषा का अर्थ होता है, भाषा शब्द का ही शाब्दिक अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। हम जिन माध्यमों से भाषा को, अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो भाषा के तीन प्रकार है, मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। तो यहाँ से मौखिक रूप जो होता है वो हमारा, हम सबसे पहले अपने विचारों को उत्पन्न करने के लिए अपने विचारों में एक सबसे पहले ध्वनि देते हैं, और ध्वनि का जो रूप होता है वो मौखिक रूप होता है। ठीक, तो भाषा की जो सबसे छोटी जो मौखिक इकाई अगर आपसे पूछता है तो आप करेंगे ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। ठीक, तो हमारा ये प्रश्न पहला। दूसरा प्रश्न हमसे पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। यदि आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो आप भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कर देंगे। इसमें भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। वर्ण जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है। ध्वनि आपका मौखिक रूप है, लेकिन आप लिखते किसे हैं सबसे छोटे रूप में, वर्ण को। ठीक है, और तीसरा जो हमसे प्रश्न पूछता है कि भाषा की सबसे छोटी व बड़ी, भाषा की सबसे छोटी व बड़ी भावार्थ के आधार पर इकाई। यदि आपसे पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी व बड़ी इकाई भावार्थ के आधार पर क्या होती है, तो आप करेंगे वाक्य। आप करेंगे क्या, वाक्य करेंगे। भाषा का जो सबसे छोटा भी और बड़ा भी, मतलब आपको भाव का अर्थ होता है, यहाँ पर भाव का अर्थ होता है एक फीलिंग होती है। भाव मतलब होता है इमोशन। ठीक है, तो आप भाव को, आपको जो भाव है आपको दिखता नहीं है भाव। ठीक है, हमारे जैसे हम भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं, तो भाववाचक में क्या होता है कि आपको चीजें दिखती नहीं है, बस केवल आप उसे फील करते हैं। ठीक, तो आपको अगर अपना एक कोई वाक्य बताना है भावार्थ के आधार पर,
भावार्थ के आधार पर अगर किसी को भाषा अपने को अपने विचार रखने हैं किसी के सामने, तो आपको एक वाक्य में ही उसे बताना होगा। मतलब मान लो आपको किसी चीज में आपको दुख है, ठीक है, तो अपने दुख को आपको एक वाक्य में ही बताना होगा। आप एक छोटे से वर्ण में नहीं बता सकते उसे, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी किसके आधार पर? भावार्थ के आधार पर। यदि पूछता है कौन सी इकाई क्या है, तो भाषा की भावार्थ के आधार पर छोटी और बड़ी दोनों होता है वाक्य। तो ये है भाषा से जुड़े हुए हमारे कुछ फैक्ट हैं जो व्याकरण में हम पढ़ने जा रहे हैं। व्याकरण के जो अंग है वर्ण, शब्द और वाक्य को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब एक क्वेश्चन और पूछता है हमसे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, सार्थक इकाई। तो सार्थक इकाई, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है वो होती है शब्द। क्या होता है? शब्द। आप किसी को एक वर्ण का कभी एक अर्थ नहीं होता है। जैसे एक हम क लिखेंगे, इस क का कोई अर्थ है ही नहीं, ठीक है। वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है केवल एक शब्द का। जब तक ये क किसी अन्य वर्ण से ना मिले और दो वर्णों के मेल से, वो भी सार्थक रूप से, तब तक इसका अर्थ नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब है भाषा की जो सबसे छोटी सार्थक इकाई है, सार्थक का अर्थ है मतलब कि किसी उसका अर्थ होना। तो आप ना ही ध्वनि का अर्थ है, ध्वनि आपको तो वो तो एक सांकेतिक आप एक कह सकते हैं, और वर्ण का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वर्ण मिलते हैं तब अर्थ होता है। उसके बाद शब्द का एक अर्थ होता है और इसी में हम किसी को अर्थ समझा सकते हैं, ठीक है। तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, इससे छोटा कुछ नहीं होता शब्द से, ठीक है। तो ये है भाषा के क्या हमारे कुछ भाषा से जुड़े हुए यानी व्याकरण के जो हम 3 अंगों को पढ़ रहे हैं उनसे जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। तो और अगला जो हमारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं, अब हम शुरू करेंगे भाषा के 3 अंगों में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वर्ण। देखो, वर्ण कहने पर हमारे दिमाग में 2 चीजें आती हैं। वर्ण हमारे 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं हमारे स्वर और एक होते हैं हमारे व्यंजन। ये 2 हमारे वर्ण के भाग हैं, वर्ण है, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से स्वर और व्यंजन हमने किताबों में, हर किताब में यही पढ़ा है कि स्वर जो होते हैं, पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये होते क्या है, स्वर और व्यंजनों में फर्क क्या है, ठीक है। देखिए, जो हमारी स्वर तंत्रिकाओं से, हमारी जो स्वर तंत्रिकाएं हैं, यानी उसे कहते हैं हम वायु प्राण, प्राण वायु भी कह सकते हैं, वायु प्राण, ठीक है। जो हमारे मुंह से आवाज निकलती है और आवाज के साथ एक ध्वनि आती है या फिर हवा आती है, तो इस वायु को, इस हवा को हम बोलते हैं वायु प्राण, ठीक है। हमारे प्राणों से निकली हुई जो आवाज है और आवाज के साथ कुछ हवाएं निकलती है उसे बोलते हैं वायु प्राण, ठीक। तो वायु प्राण जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण करते समय हमें जो ये वायु प्राण है, इस वायु प्राण को कम एकदम से मतलब जल्दी से उच्चारित हो जाते हैं, ठीक है। मतलब वायु प्राण का इस्तेमाल इसमें कम होता है। कहने का मतलब है, आपने बार बार देखा होगा, यही लिखा होता है हर जगह कि स्वर क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि स्वरों के उच्चारण में इन स्वर तंत्रिकाओं से जो निकलने वाली वायु प्राण है, इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होती, तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि स्वरों में कोई बोझ नहीं है। स्वर अपने आप में क्या है, स्वतंत्र होते हैं, ठीक। और यही बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजनों को क्या होता है कि व्यंजनों के जो वायु प्राण है, वायु प्राण में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इनके उच्चारण करने में टाइम लगता है, क्योंकि व्यंजनों के साथ जुड़े होते हैं हमारे स्वर। प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़े होते हैं, स्वर। यानी कि कह सकते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण हेतु हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है, और पर स्वरों को किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती है। हमें जरूरत होती है स्वरों, व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी होती है। और स्वर जो है इसीलिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ से कुछ चीजें इनके बारे में समझा। तो आज जो है इसमें हम अगला जो पढ़ेंगे वर्ण के अंदर, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के प्रकार में। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर, स्वरों को पढ़ते हैं।
सबसे पहले स्वरों को समझते हैं हम लोग। ठीक, देखिए स्वरों को अगर हम देखें तो स्वरों की अगर हिंदी के अंदर मैं बात करूं, हिंदी स्वरों की हिंदी में स्वरों की अगर संख्या पूछे आपसे तो स्वरों की संख्या हिंदी के अंदर होती 11। हिंदी में 11 स्वर हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे औ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, उसके बाद री, ए, आई, ओ और औ, ये हमारे हैं स्वर। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या मानी गई है कितनी? 11। आप इसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हमारे स्वर हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि हमारे हिंदी के अंदर तो स्वरों की संख्या है 11, इसमें से हमने ये चीजें देखी थी, एक देखा था अंक और अह, ये भी होता है हमारा। ये वर्ण जो 2 वर्ण ये माने गए हैं हिंदी में, वो है हमारे अयोगवाह वर्ण। इन्हें माना जाता है क्या? अयोगवाह वर्ण कहा जाता है इन्हें कहते हैं अयोगवाह वर्ण। ठीक, अब देखिए अयोगवाह होता क्या है, पहले इसे समझेंगे। ठीक है, अयोगवाह का जो मतलब है वो होता है हमारा, देखिए अ का अर्थ हमेशा नहीं के लिए होता है। हिंदी में जहां पर भी अ होगा इसका अर्थ नहीं के लिए होगा, यानी नकारात्मक होता है। ठीक, तो अ का अर्थ नहीं है तो प्लस योग है, योग है, योग का मतलब होता है जोड़, मेल। ठीक है, और वहां का अर्थ यहाँ पे है वहन, वहन होना। ठीक, यानी कि ऐसे वर्ण जो किसी भी वर्ण के साथ मिलकर वहन नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? अयोगवाह वर्ण। तो हिंदी वर्णमाला में हमारी 2 अयोगवाह वर्णों की संख्या है। कितनी है इनकी संख्या? 2 है, अंक और अह होती है हमारी। तो हिंदी के अंदर हम देखेंगे हमारे 11 स्वर हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अयोगवाह वर्ण हमारे हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे हम लोग संस्कृत। हमारी जो हिंदी है वो आई तो संस्कृत से ही है, बनी तो संस्कृत से ही है, तो थोड़ा सा यहाँ बात करेंगे संस्कृत में वर्णों की, यानी हम स्वरों की संख्या की बात करेंगे। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछे तो 13 होती है। इसमें से 11 तो आपके सामने है, ये हमने भी लिए हैं, और यहाँ से 2 और अगर हम जोड़ें तो 2 इसमें दूसरा जुड़ता है, एक तो जुड़ता है री, री, और एक होता है दीर्घ री, दीर्घ री। अब देखो ये री तो हमारे पास भी है, दी ये री है, ये वाला री हमारे पास भी है, छोटा री होता है हमारे पास, छोटा री है। री कौन सा हमारे पास? छोटा है। ठीक है, हिंदी में छोटा है, और ये दीर्घ री थोड़ा सा इससे बड़ा होता है, इसमें एक नीचे से री की मात्रा और लग जाती है, ये है दीर्घ री। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं दीर्घ री, दीर्घ मतलब बड़ा, इसे हम दीर्घ री के रूप में देखेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, इसमें री और री होता है। ठीक, उसके बाद इसके अंदर हम देखें तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं, संस्कृत में जो स्वर हैं 13 स्वर हैं, और संस्कृत में स्वरों को कहते हैं अच। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में स्वरों को कहते हैं क्या? अच कहते हैं, अच। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या पूछे तो हम 11 करेंगे, और इसमें से 2 अयोगवाह वर्ण है हमारे, अंक और अह। ठीक, तो यहाँ अगला जो हमारा इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम स्वरों के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? स्वरों के प्रकार। अब देखिए आप, ये है हमारे स्वर। ठीक है, 11 स्वर है, तो हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब स्वरों के प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार होता है हमारा, स्वरों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो है वो है हमारा मात्रा, मात्रा या उच्चारण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मात्रा व स्वरों के उच्चारण के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होगा, मात्रा व उच्चारण के आधार पर इसका जो वर्गीकरण होता है वो होता है 3 प्रकार से। पहला तो होता है ह्रस्व, हमारा पहला जो है ह्रस्व है, ह्रस्व स्वर होते हैं पहले। ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है हमारा, ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर के बाद आता है दीर्घ स्वर। ठीक है, और उसके बाद आता है प्लुत स्वर, ये होता है तीसरा प्रकार होता है प्लुत स्वर। अब देखिए यहाँ ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब है बड़ा।
ठीक है। और दीर्घ को आप गुरु भी कह सकते हो, इसको गुरु भी कहते हैं, ठीक है। और ह्रस्व का मतलब हो गया छोटा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, इसे कहते हैं एक मात्रिक, इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, एक मात्रिक, ठीक है, जिनकी मात्रा क्या होती है, एक होती है। और उसके बाद हमारा है क्या, दीर्घ, ये होते हैं हमारे दीर्घ होते हैं द्विमात्रिक स्वर, इन्हें कह सकते हैं हम द्विमात्रिक स्वर, ये हमारे द्विमात्रिक स्वर होते हैं, ठीक। और प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जो है अभी इस पे बात करते हैं हम लोग। पहले सबसे पहले समझते हैं हम लोग ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, ठीक है। देखिए जो हमारे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर क्या है इसे समझेंगे। पहले हम लोग ह्रस्व स्वर पे बात करते हैं। देखिए ह्रस्व स्वरों, मैंने आपको ह्रस्व स्वर का मतलब बताया छोटा, यानी छोटा, लघु भी कह सकते हो, छोटा, लघु, एक मात्रिक, एक मात्रिक। देखिए इनकी अगर परिभाषा की बात करें, इसकी हम अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होती है, ह्रस्व स्वर की परिभाषा होती है वे स्वर जिनके उच्चारण में, जो हमारी वायु प्राण की बात की थी हमने अभी, वह जिनके उच्चारण में वायु प्राण कम और समय कम लगता है जिनके उच्चारण में, और जिनकी मात्राएं क्या होती है, केवल एक होती है, ठीक है। और यानी कि जो छोटे स्वर होते हैं, ठीक, जिस वे स्वर जिनके उच्चारण हेतु कम समय लगे और एक मात्रिक होते हैं, ठीक है, और छोटे होते हैं, लघु, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ऐसे स्वरों की संख्या अगर हम गिने तो हमारे जो स्वर हैं, ऐसे स्वर जो हमारे अभी हमने 11 स्वर देखे हैं, ऐसे स्वरों में हमारे जो ह्रस्व स्वरों की संख्या है, ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है केवल 4, ठीक है। अब ये 4 कौन कौन से हैं, पहला है हमारा अ, और उसके बाद है हमारा छोटी ई, छोटा ऊ, और अभी हमने पढ़ा था ये जो हमारे पास हिंदी में री है, ये है छोटी, इस री को हमने क्या माना है, छोटी री माना है, ठीक है। इसीलिए जो है इसको हम छोटी री के तौर पे देखेंगे, ठीक। ये हमारी है छोटी री, इसको कहेंगे छोटी री। दीर्घ री तो हमारी संस्कृत में है, ठीक है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। आइए आपके सामने है अ, छोटा ई, छोटी ई, और छोटा ऊ, और री, छोटा ई, ठीक है। दीर्घ रूप इनका आप लोग समझते हैं। अब देखिए यहां बात करेंगे अ, ठीक है, हमने इनको एक मात्रिक भी बोल दिया, क्या बोल दिया है, एक मात्रिक। इन स्वरों की जो मात्रा होगी, वो ह्रस्व स्वरों की जो मात्रा होती है वो होती है एक मात्रा, एक मात्रा होती है इनकी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, हिंदी वर्णमाला में जो हमारे स्वर हैं, स्वरों की संख्या तो हमने पढ़ी है 11, हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन अगर बात करेंगे स्वरों की मात्राओं की, स्वरों की मात्राएं कितनी है, टोटल कुल मात्राएं कितनी है स्वरों की, तो स्वरों की कुल मात्राओं की बात अगर करेंगे तो होती है 10, स्वरों की कुल मात्राएं होती हैं 10, क्योंकि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। अ एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये उदासीन स्वर है, इसे कहते हैं उदासीन स्वर है ये, ठीक है, इसकी अपनी कोई मात्रा ही नहीं है, ठीक, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए अ को उदासीन स्वर है, ठीक है। लेकिन हम इसे सुविधा अनुसार पढ़ने हेतु क्या करते हैं कि हम इसे ह्रस्व स्वरों में रख देते हैं और एक मात्रिक भी समझ लेते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि 4 जो होते हैं एक मात्रिक होते हैं, इसीलिए इसको एक मात्रा समझ ली जाती है पर इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, और हमने सुविधा अनुसार इसे ह्रस्व स्वरों की संख्या में रख दिया है, ठीक। चलो अगला बात करते हैं, ह्रस्व स्वर हो गए हमारे, ह्रस्व स्वरों की संख्या होगी कितनी, 4, ठीक है। और मात्राएं की बात करेंगे, कुल मात्राओं की बात करेंगे तो मात्राएं हमारी कितनी, इनकी मात्राएं होती, कुल स्वरों की मात्राएं होती 10, ठीक है। दूसरा प्रकार जो है हमारा दीर्घ है, दूसरा जो प्रकार है स्वरों का वो होता है दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों में अगर बात करते हैं तो दीर्घ स्वरों में हमारे आते हैं, देखिए दीर्घ स्वरों, दीर्घ मतलब बड़ा, इसको हम गुरु भी कह सकते हो, ठीक है, गुरु बड़ा होते हैं, गुरु को हम गुरु कह सकते हैं दीर्घ को, और साथ में इसे हम द्विमात्रिक कह सकते हैं। ऐसे स्वर जिनकी मात्राएं 2 हो और जिनके उच्चारण में समय लगे, कुछ समय ज्यादा लगता है, वायु प्राण ज्यादा लगती है, ठीक है, प्राणवायु। तो उसके बाद आपसे अगर पूछ ले कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो दीर्घ स्वरों को आप लेके आ जाएंगे 7, 7 और 4 है ऊपर ह्रस्व स्वर, 7 होते हैं हमारे दीर्घ स्वर। तो 7 हम यहां से बचा क्या क्या है, आ बच गया, ठीक है, और बड़ी ई बच गई, और उसके बाद बड़ा ऊ बच गया, बड़ा कोई भी दीर्घ आएगा सब, ठीक है, बड़ा ऊ बच गया, और उसके बाद ए बच गया हमारा, आई बच गया, ओ बच गया, औ बच गया, ठीक,
और ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या होगी हमारी 7। तो 7 जो होते हैं हमारे क्या है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर गुरु और द्विमात्री भी बोलते हैं इन्हें, और इनकी संख्या है 7। ठीक, तो एक प्रकार दीर्घ ये हो गया हमारा दीर्घ, ठीक है, बड़े हैं। अब उसके बाद अगर हमसे पूछता है तीसरा प्रकार, वो होता है प्लुत स्वर, हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, अब ये प्लुत स्वर है क्या, इसे समझते हैं। देखो, प्लुत स्वर का मतलब होता है किसी ऐसे स्वर को जिसे हम जैसे गायन हेतु, गायन या कहीं सामूहिक गायन में इसका प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने ओम लिखा, ठीक है, इस ओम को बहुत लंबा खींच लिया जाता है। ऐसा स्वर जो जिसका उच्चारण बहुत लंबे समय तक हो, मतलब किसी ऐसे स्वर को बहुत लंबा खींच दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं राम, तो आ को हम क्या कर रहे हैं, बहुत लंबा खींच दे रहे हैं। ठीक, तो जैसे हम किसी भी करेंगे, जैसे गाना है दिलेर मेहंदी साहब का, ठीक है, वो गाते हैं कि तारा रा करके, तो उसमें हम रा को उन्होंने बहुत जो आ है उसको बहुत लंबा खींच दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हमारे जो प्लुत स्वर होते हैं उनका उच्चारण किसी भी एक सामूहिक गायन या भजन में हम ओम का उच्चारण बहुत लंबा कर देते हैं, इसलिए वो स्वरों का जो उच्चारण हो रहा है, जिस स्वर का एक स्वर को बहुत लंबा खींच दिया जा रहा है, तो वो है हमारा क्या, उसको कहते हैं प्लुत स्वर। ठीक, और प्लुत स्वरों की संख्या यदि आपसे पूछ ले तो प्लुत स्वरों की संख्या होती है, ध्यान रखना, प्लुत स्वरों की संख्या होती है 8। टोटल इनकी संख्या होती है 8। एक देखिए, 7 तो आपके हैं दीर्घ, सभी दीर्घ प्लुत स्वर में आ जाते हैं, प्लुत स्वरों में आ जाते हैं सभी दीर्घों को हम प्लुत में गिनते हैं, प्लस एक, यहाँ से 7 तो हमारे दीर्घ हो गए, दीर्घ स्वर हो गए, और ह्रस्व स्वर केवल हम एक ही को लेते हैं, ह्रस्व स्वर लेते हैं केवल औ, तो इनकी संख्या टोटल हो जाती है 8। तो आपसे पूछे यदि प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप करेंगे इतना 8 करेंगे। ठीक है, प्लुत स्वरों की संख्या हो जाती है 8। तो यहां से